नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और उन खबर पर हमारे तमाम सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे झारखंड से। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के देवघर दौरे पर रहे। इस दौरान झारखंड सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला और 24 की रणनीति के लिहाज से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर जोश भी भरा कार्यकर्ताओं के अंदर। इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा कहीं न कहीं कई मायनों में अलग तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सबसे अहम बात देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिर से झारखंड के विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में एक महीने के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफ़ी अहम है। और सबसे बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से राज्य की बात की जाता है तो राज्य में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं अगले साल। तो इसको लेकर तमाम लोगों की निगाहें दिखाई पड़ रही हैं। और अहम बात ये भी नजर आ रही है कि राज्य में बीजेपी के पास 14 लोकसभा की सीटों में से 12 उनके खाते में जाता है एनडीए के। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से इन 12 सीटों को वे बचा पाएंगी। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव 24 में होने हैं तो कहीं ना कहीं इस पर तमाम लोगों की निगाहें होंगी कि आखिर वह कैसे विधानसभा में काबिज हो सकें और सत्ता के करीब पहुँच सकें। तो इन दो दौरों ने कहीं ना कहीं अमित शाह के तरफ से इस बात के संकेत दिए हैं कि बीजेपी मजबूती के साथ खड़ा हो सकती है। और सबसे एक और अहम बात देखने को मिल रही है कि कोल्हान और संथाल ये दो ऐसे इलाके माने जाते हैं जहां पे राजनीतिक रूप से अगर पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और वहां मजबूती के साथ खड़ा नजर आती हैं तो सरकार बनाने के करीब भी नजर आती हैं। तो ऐसे में अमित शाह का दो दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले कोल्हान का दौरा हुआ जहाँ की विधानसभा की 14 सीटें मानी जाती हैं और वहाँ पर अगर बीजेपी की पकड़ होती है तो सरकार बनाने में काफ़ी भूमिका अच्छी हो सकती है। इसके बाद से खास करके संथाल की बात आई है तो संथाल में 18 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ भी बीजेपी की स्थिति अगर मजबूत होती है तो आने वाले समय में उनकी मजबूती राज्य में सरकार बनाने के लिए आ सकती है। तो अमित शाह का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए तमाम राजनीतिक दल के लोग इस बारे में आकलन करने लगे हैं कि इस दौरे के बाद से क्या कुछ हो सकता है। और बीजेपी के नेता इस बारे में चर्चा भी करने लगे हैं कि अब शायद आने वाले समय में उनकी जड़ें और भी मजबूत होंगी और आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब वे 14 सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी और साथ ही साथ राज्य में विधानसभा के चुनाव के समय सत्ता में आने की पहल करने की कोशिश की जा सकेगी। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। कर्नाटक में इस साल के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी का प्रभारी बनाया। जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीकी आ रही है तो ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी तमाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर रही है। पार्टी ने एक बयान में जानकारी दी है कि बयान के मुताबिक भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई इन चुनावों के लिए पार्टी सह प्रभारी होंगे। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए लोगों तक पहुंच बनाने की अपनी मुहिम जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रधान को पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव समेत अतीत में कई चुनावों का जिम्मा सौंपा गया था। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कर्नाटक में तो उसी को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को आज पार्टी का प्रभारी बनाया गया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों में पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीती थी, आज कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और उधर जम्मू के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राहुल शर्मा ने। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर जहां दिल्ली में आज मीटिंग चल रही थी, जो वैज्ञानिक इस बात को का निष्कर्ष तलाश रहे थे कि आखिर जोशीमठ में आई दरारों की वजह क्या है। वहीं अब एक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर करीब 2 दर्जन के आसपास मकानों में न सिर्फ दरारें आईं बल्कि मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए। हालांकि वहां भी टीम पहुंची हुई है, जांच की जा रही है, वजह तलाशी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पहाड़ों पर हो रहा है क्या। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की घटनाओं के पीछे की वजह क्या पहाड़ों पर चलने वाले प्रोजेक्ट हैं या फिर वजह कुछ और है। इस बात की पड़ताल गंभीरता से करनी होगी, इसके कारण गंभीरता के साथ तलाशने होंगे, वरना किसी न किसी दिन बड़ी अनहोनी इन पहाड़ी इलाकों में हो सकती है।
कैमरा पर्सन शैंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। आम बजट पेश होने के बाद देश की सबसे अमीर महानगरपालिका नाम से प्रसिद्ध बीएमसी ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। क्या रहा बजट में खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। इस तरीके से केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया था, तो वहीं बात की जाए तो बीएमसी ने भी अपना बजट पेश कर दिया। बताया जाता है कि बीएमसी की जो आज बजट पास किया, बीएमसी को मुंबई के लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से आज बीएमसी ने अपना बजट पेश किया है, तो बीएमसी में किस तरीके की जो मुंबई के लोगों को कौन कौन सी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, तो आज बीएमसी ने अपना बजट यहां पर पेश किया है। आज देश ही नहीं एशिया के सबसे अमीर नगरपालिका का बजट आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगरपालिका के बजट की। 4 फरवरी को बीएमसी बजट आएगा। वैसे ही तो बजट का नगरपालिका का है, तो लेकिन इस पर देश की निगाह होती हैं क्योंकि इस बजट पे कई राज्यों के बजट से अधिक होता है। बीएमसी का वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट को लेकर सबसे उत्साह है। मुंबई वालों को राहत की उम्मीद और बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह का चहल पेश करेंगे। इन बजट पे सबकी निगाहें बंधी हुई हैं। इस बजट से मुंबई वालों को बड़ी राहत की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद की है कि टैक्स में राहत की घोषणा हो सकती है। स्वास्थ्य, सड़क और पानी, ट्रैफिक, ग्रीन एजुकेशन और अन्य सर्विसों तो इस बार बजट होगा। उन्हीं उम्मीदों की ही कोरोना के बाद आर्थिक बजट धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। जिस तरीके से आज बीएमसी ने अपना बजट पेश किया है, तो मुंबई वाले लोगों को काफ़ी राहत की इसमें उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से वहाँ पर बात की जाए टैक्स की, तो पानी और बिजली के लिए काफ़ी इसमें टैक्स की के लेकर भी लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस तरीके से बजट आज पेश किया गया था नगरपालिका का, तो बीएमसी में तो उसी को देखते हुए लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान इन दिनों उत्तराखंड में सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आखिर क्या उन्हें नसीहत दी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश भर में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस बयान से किनारा कर लिया है। साथ ही बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था और सीधे तौर पर उनकी जो हत्याएं हुई थी उसे एक हादसा करार यहां पर दिया था, जबकि कांग्रेस पार्टी उन्हें एक बलिदान के रूप में मानती है। कांग्रेस पार्टी आक्रामक रुख अपनाए हुए है, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कैबिनेट मंत्री को सलाह दी है कि उन्हें कम से कम ऐसे बयानों से परहेज करनी चाहिए या फिर बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से राजनीतिक जीवन में इस तरह के आरोप उनके ऊपर न लग सके। ये समझा जा सकता है कि बीजेपी ने भी किनारा कर लिया। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने इस बयान पर अभी भी अडिग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कैमरामैन हसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को विकिपीडिया की साइट ही बैन करनी पड़ गई? खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी दिनकर आनंद ने। पाकिस्तान सरकार ने दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट विकिपीडिया को अपने देश में ब्लॉक कर दिया है। बता दें कि विकिपीडिया ने अपने वेबसाइट पर कुछ ईर्ष निंदा का कंटेंट अपलोड कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 3 दिन के अंदर आप इसका जवाब दें। वहीं विकिपीडिया के जवाब न देने के कारण पाकिस्तान सरकार नाराज हो गई और विकिपीडिया को समूचे देश में ब्लॉक कर दिया। विकिपीडिया ब्लॉक होने के बाद देश के काफ़ी युवा और बच्चे जो विकिपीडिया से पढ़ाई करते थे वो इससे परेशान हैं। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। और जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को जामिया हिंसा के इस मामले में बरी कर दिया है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी राहुल शर्मा ने। दिल्ली की साकेत कोर्ट से जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को आज एक बड़ी राहत मिली है। ये शर्जिल इमाम वही शख्स है जिस पर दिल्ली के जेएनयू में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित और आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप था। दिल्ली हिंसा में भी शर्जिल इमाम आरोपी है। शर्जिल इमाम के खिलाफ 2000 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था एनएसए के तहत, और उसमें ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप इस पर लगाया गया था। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी भी हुई थी और कुछ महीने बाद जमानत पर शर्जिल इमाम रिहा हो गया था। इस मामले में आज साकेत कोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण न सिर्फ शर्जिल इमाम को दोष मुक्त किया है, बल्कि उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी बरी कर दिया है। हालांकि अभी शर्जिल इमाम पर दिल्ली हिंसा के मामले में मुकदमा चल रहा है, उसमें फैसला आना भी बाकी है, लेकिन फिलहाल शर्जिल इमाम के लिए ये राहत की खबर है। दिल्ली से कैमरामैन शैंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस।
स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद सियासी पारा यूपी का हाई नजर आ रहा है और इस बीच लगातार नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है। क्या है नया मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। सीतापुर से एमएलसी और एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह कल देर शाम सीतापुर पहुंचे। सीतापुर पहुंचने पर इंडिया वॉइस की टीम ने उनसे बात की और इंडिया वॉइस की टीम के सवालों के जवाब पवन सिंह ने दिए। आपको बता दें, पवन सिंह से जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो रामचरितमानस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनको पहले रामचरितमानस को पूरा पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। जिसने रामचरितमानस को नहीं समझा उसने जीवन नहीं जिया। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया और भी कई सारे उन्होंने बयान दिए। उनसे फिर जब सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग गर्व से कहो हम शूद्र हैं, इस विषय पे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो रामायण में चौपाई है, जो शूद्र जिस पे कहा जा रहा है वो शूद्र नहीं, वो क्षुद्र लिखा हुआ है। और जब मायावती के बयान पर कहा गया कि मायावती ने ट्वीट किया है कि जो रामचरितमानस है ये हम लोगों का ग्रंथ नहीं है और मनुस्मृति भी हम लोगों का ग्रंथ नहीं है। हम लोगों का जो ग्रंथ है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान है। हमें उस ग्रंथ को मानना चाहिए। इस बयान पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि इस तरीके की बयानबाजी वो चाहे सपा के नेता हों या बसपा के नेता हों, जिस तरीके की बयानबाजी दिन पर दिन कर रहे हैं इस तरीके से वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। जैसे उनका कहना ये भी था कि जिस तरीके के ये बयान दिए जा रहे हैं आने वाले समय में ये पार्टियां बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता राजू तिवारी ने। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व विधानसभा प्रत्याशी रहे आरपी यादव को बीती रात रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड का रहा है, जिसमें उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो गवाह हैं उनको धमकाए हैं, जिसके बाद शिकायत हुई और रायबरेली पुलिस ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करते हुए उनको जेल भेज दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली जिला जेल के गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो जिला अध्यक्ष हैं वो वहां पर भारी हुजूम के बीच में उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि बीजेपी की ये दमनकारी नीति के तहत उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी हाल में ही वो जेल से छूटकर आए हैं और 2 साल लगभग जेल में रहे हैं। तो इस तरह का गंभीर आरोप जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव हैं उन्होंने लगाते हुए बताया है और कहा है कि इनके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और आवाज बुलंद की जाएगी। जो इनको बार बार जेल भेजा जा रहा है इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आरपी यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं कि वो बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड के गवाहों को धमकाए हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। वहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको दमनकारी नीति के तहत जो है, क्योंकि वो विधानसभा में इस बार प्रत्याशी 2022 में रहे हैं, इसलिए उनको राजनीतिक द्वेष भावना से ओतप्रोत होकर पुलिस जेल भेज रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो राजनीतिक गर्मियां हैं, सरगर्मी बढ़ी हुई है, वो कहां थमेगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहां तक आवाज बुलंद कर पाएंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में 12 नई कार शामिल की गई हैं, लेकिन इन कार के शामिल होते ही इन कार के नंबर सुर्खियों में आ गए हैं। खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला ने। गाड़ियों को लेकर नंबर की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने काफिले में 12 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों का नंबर वीआईपी नंबर को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपनी गाड़ियों में 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियां शामिल की है, जिसे लेकर विपक्ष में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, जिसे लेकर गाड़ियों के
फिटनेस की मान्यता समाप्त हो गई है। करीब 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ियों की फिटनेस को लेकर गाड़ियों को बदला गया है। ऐसा जानकारी पीसीसी चीफ के प्रवक्ता ने दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उनकी गाड़ियों का नंबर लास्ट में 23 आता था। वो पहले स्कॉर्पियो से चलते थे, उसके बाद फॉर्च्यूनर से चलते थे, जिसकी भी गाड़ियों का नंबर सिर्फ 23 ही लास्ट में था। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बार अपनी नई 12 टोयोटा गाड़ियों का नंबर लास्ट में 23 रखा। उसी को लेकर राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में तेज हो चुकी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने 23 में चुनाव भी है, जिससे लेकर वो चुनावी दौरा भी इसी गाड़ियों से करेंगे। इसी सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ियों की चर्चा छत्तीसगढ़ में चल रही है। लास्ट में उन गाड़ियों का नंबर 23 आ रहा है। इतना भी सामने आया कि डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो 004 उनकी गाड़ियों का नंबर था। इसी सब बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाड़ियों के नंबर को लेकर चर्चा में है। आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन भी 23 अगस्त को पड़ता है, जिससे 23 नंबर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ खास हो गया है। और सन 23 में ही चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है, जिससे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा में बने हुए हैं। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अभिनव सिंह ने। हम मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएफआई के चीफ रियाज मारूफ को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गत 2 दिन पूर्व ही रामलला सदन के निवासी मनोज कुमार के नंबर पर लगभग सुबह 5:30 बजे कॉल जाता है और साफ तौर पर बताया जाता है कि हम 10 बजे तक राम मंदिर को उड़ा देंगे। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सर्वप्रथम वो थाना राम जन्मभूमि थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह को बताते हैं और सबसे पहले थाना राम जन्मभूमि की टीम ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये बात जब एसपी सिटी मधुबन सिंह को पता चलती है तो सबसे पहले अयोध्या के एंट्री पॉइंट्स पर कड़े सुरक्षा मुस्तैद कर दिए जाते हैं। बात करें 31 जनवरी की तो जहां जब मधुबनी के बिहार के मधुबनी क्षेत्र से गंडकी नदी से 2 शिलाएं भारत लाई जा रही थी, उसी चंपारण के रास्ते जब लाई जा रही थी तो वहीं के विशेष संप्रदाय के 2 युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें साफ तौर पर बोला जा रहा था कि हम अयोध्या की राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। सहयोगी धीरज पांडे के साथ अयोध्या से। खबर नेपाल भारत बॉर्डर से है, जहां तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। नेपाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान जमुआर पुल के पास से 21.07 लाख रुपए भारतीय मुद्रा जो कि नेपाल से भारत लाने की फिराक में थे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक भारतीय बताया जा रहा और 2 नेपाली युवक बताए जा रहे हैं। नेपाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन तीनों से पूछताछ की, लेकिन रुपए के बारे में कागजात न दिखा पाने पर सही रूप से उनको जो है गिरफ्तार किया गया और नेपाली पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। मामला ये नेपाल का है, जो कि नेपाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग किया और वाहन चेकिंग करने के दौरान कार से 21.07 लाख रुपए बरामद किया और उसके साथ कागज ना दिखा पाने पर उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया नेपाली पुलिस ने। एक भारतीय युवक बताया जा रहा है, जो कि भारत का रहने वाला है, यहाँ सिद्धार्थनगर जिले का, और 2 नेपाली युवक उसमें बताए जा रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जी आपको बता दें, पुलिस प्रशासन द्वारा नई मंडी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग अभियान के दौरान जब बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, तो वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगलों के रास्ते फरार हो गया।
फरार साथी की तलाश में लगातार पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। वहीं जो दूसरा बदमाश घायल हुआ है उसे पुलिस द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश पर कम से कम 2 दर्जन से अधिक लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। वहीं घायल बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बहरहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में लगातार कॉम्बिंग कर रही है। अब देखना यह होगा कि फरार बदमाश जल्द से जल्द कब तक पकड़ा जा सकता है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित पांडे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आज सुबह ट्रक ने बस को एक भीषण जोरदार टक्कर मार दी जिसमें कि 16 यात्री घायल हो गए। आपको बताते चले इन यात्रियों को पुलिस ने वहां से निकालकर अस्पताल ले गई, जहां पर 5 यात्रियों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले ये भीषण हादसा आज सुबह खुटार से पुबाया मार्ग पर हुआ है। सभी यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुफीद खान के साथ रोहित पांडे, शाहजहांपुर। और उधर पंचायत विभाग में तैनात बदायूं में केयरटेकर को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना ने। आपको बता दें कि बदायूं के जो ब्लॉक है म्याऊ, वहाँ का एक मामला है। आपको बता दें कि केयरटेकर जो थी वो महिला जो तैनात थी, जिसके लिए 21 महीने से वेतन नहीं मिला था। वेतन से आहत होकर वह अपने पति के साथ विकासखंड म्याऊ पर पहुंच गई। जहां पर पहुंचने उसका पति जो था उसके हाथ में पेट्रोल थी। पेट्रोल देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। वहीं उन लोगों का साफ आरोप था कि मैं कई महीनों से लगातार भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई वेतन नहीं दे रहा है, जिससे हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पर आत्मदाह करके ही मर जाएं। आत्मदाह की बात सुनते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि सरकार लगातार मतलब गरीबों को, असहायों को सहयोग कर रही है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि 21 महीने के कार्यकाल के बाद भी उसका वेतन नहीं दिया गया। इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारी या अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर उन पति पत्नी ने दोनों ने आत्मदाह करने की सोची थी। अब देखना यह होगा कि 2 दिन का वक्त देने के बाद 2 दिन के अंदर उनका मानदेय 21 महीने का मिल पाता है या ऐसे ही अधिकारी उन्हें घुमाते रहेंगे। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। जौनपुर में एक रेस्टोरेंट संचालक के बेटे ने ऐसा काम किया जिसके बाद वो सुर्खियों में है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने। जौनपुर में एक रेस्टोरेंट संचालक का बेटा ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी तारीफ पूरे जनपद में हो रही है। आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म और देश विदेशों में रोबोट को देखा होगा और सुना होगा, लेकिन जौनपुर के एक रेस्टोरेंट में जो है रोबोट वेटर का काम कर रहा है। इस रोबोट को बनाने में जो है 25,000 का खर्चा लगा है। बताया जाता है कि जौनपुर के जमैथा गांव निवासी रेस्टोरेंट संचालक का बेटा आकाश ने इस रोबोट को अपने दोस्तों के माध्यम से तैयार किया है, जो इन दिनों रेस्टोरेंट में जो है रोबोट वेटर का काम कर रहा है। कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है तो रोबोट उनका ऑर्डर लेता है और उनके ऑर्डर किए गए वस्तु को जो है रोबोट लेकर कस्टमर के पास आता है। इस रोबोट को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं। इस रोबोट को जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जौनपुर के रेस्टोरेंट में ये पहली बार देखने को मिल रही है जो कि रोबोट वेटर का काम कर रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर। बुजुर्ग महिला के साथ एक मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिला का नाम जाहिदा बताया जा रहा है, जो कि थाना क्वारसी क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी की रहने वाली बताई जा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति मुजाहिद ने उसको मामूली गाँव सुनी को लेकर उसके साथ पहले मारपीट की, बाद में उसको तलाक दे दिया, जिसकी शिकायत उसने 10 जनवरी को दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी रूही खान, जो कि उसके पति के साथ रहती है, प्रॉपर्टी को लेकर उसे परेशान कर रही है और यही कारण है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं महिला का कहना है कि वह अपनी अन्य 2 बेटियों के साथ 10 जनवरी को दूसरे घर पर थी, जहां उसका पति पहुंचता है और उसके साथ मारपीट करता है, जिस मारपीट का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। महिला का कहना है कि क्योंकि उनकी बेटी कांग्रेस की नेता है, इसीलिए पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। महिला शिकायत लेकर कप्तान कलानुद्दीन अतानी के पास गई और न्याय की गुहार की। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।